This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। फार्मा इंडस्ट्री की जब भी बात करते हैं, दुनिया भर में जब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें तो 3 मुल्कों के नाम हमारे सामने आते हैं। हम जापान की अक्सर बात करते हैं, हम यूएसए की अक्सर बात करते हैं, और फिर यूरोपियन यूनियन की जितने भी ममालिक हैं, ईयू के हवाले से हम बात करते हैं। ईयू में जो भी 28 मेंबर्स हैं। यूएसए के बारे में जब बात की जाती है, अमेरिका के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि जी वहाँ की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। दुनिया में जितनी भी हम वॉल्यूम की अक्सर बात करते हैं तो 1/3 ऑफ द टोटल जो इंडस्ट्री का वॉल्यूम है, बिज़नेस है, वो यूएसए में, फिर जापान में बड़े पैमाने पे, ईयू में भी बड़े पैमाने पे। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी मार्केट वैल्यू हमारी फार्मा इंडस्ट्री की तकरीबन $2.5 अरब के करीब है। 600 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो दवाएं वगैरह बना रही हैं। इंडिया के हवाले से बात की जाती है कि जी इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दैट इज़ अराउंड 15 to 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर इंडस्ट्री। और अगर हम बात करें उन कंपनीज़ की जो वहाँ पे दवाएं वगैरह बना रही हैं तो 25,000 से ज़्यादा कंपनीज़ वहाँ पे दवाएं बनाती हैं। जब भी बरामदात की बात की जाती है तो पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी बरामदात बढ़ने की बजाय दवाओं की जो बरामदात है वो कम हुई है। 190 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हम एक्सपोर्ट दवाओं की करते रहे हैं। पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। रॉ मटेरियल ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, दूसरे ममालिक से, चाइना से, इसके अलावा यूरोपियन कंट्री से भी हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, और इसके अलावा दवाएं भी इंपोर्ट करते हैं। अब जब हम हेल्थ केयर के बजट के हवाले से बात करते हैं कि जी हेल्थ केयर का बजट पाकिस्तान में आखिर इतना कम क्यों रखा जाता है, कि कभी तो कहा जाता है कि जी 0.5% ऑफ द जीडीपी या 0.7% ऑफ द जीडीपी, यानी 1% भी हम एलोकेट नहीं करते हेल्थ केयर के लिए। बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड सेक्टर है। हर्बल दवाइयों के हवाले से, जड़ी बूटियों के हवाले से ये बात की जाती है कि जी अज़ल से ये अगर हम देखें तो इंसानियत की खिदमत के लिए काफ़ी लोग हैं जो काम करते रहे हैं। दवाएं वैसे तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में दवाएं बनाने वाली फैक्ट्रीज़ तो ये कहती हैं, उनके मालिकान तो ये कहते हैं कि जी कीमतें बहुत ज़्यादा कम हैं, इनको बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर हम आम आदमी से पूछें तो वो कहते हैं कि जी दवाएं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की जब पॉपुलेशन की हम बात करते हैं और हम कहते हैं जी 20 करोड़ की पॉपुलेशन, तो उसमें हमें बड़े पैमाने पर गुर्बत भी ज़ाहिर बड़े पैमाने पे नज़र आती है। तकरीबन कोई अगर 200 मिलियन की पॉपुलेशन तो उसमें तकरीबन 60 मिलियन तो ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं। अब वो दवाएं वगैरह कहाँ से लेंगे जब हुकूमत फंड्स एलोकेट नहीं करते। पर सरकारी अगर हम अस्पतालों की बात करें, वहाँ पे जिस तरीके से गरीबों के साथ सलूक किया जाता है वो हम सबको पता है। पाकिस्तान में अगर हम बड़ी बड़ी जो ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, क्या हुकूमती सतह पे बजट एलोकेट किया जाता है ताकि ये जो गरीब लोग हैं, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट की बात हो, कैंसर की बात करें, बहुत सारी ऐसी बीमारी जो आम आदमी जिसकी तनख्वाह कोई 10-15 हज़ार रुपये, वो तो इलाज करवाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। अब इसका वे आउट अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं, इनफरादी सतह पे भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। अगर इलाज की कीमत इतनी ज़्यादा होगी तो फिर ये होगा कि जो डेथ रेट है वो बढ़ता ही जाएगा पाकिस्तान में, इसलिए कि आम आदमी सोच ही नहीं सकता कोई जाके इलाज करवाए। इसका जो हल है वो क्या, जो जीडीपी की परसेंटेज हम एलोकेट करते हैं हेल्थ केयर के लिए, उसको बढ़ा के किया जा सकता है कि ये 0.7% की बजाय कम से कम 2-3% हमारी जीडीपी का होना चाहिए। जीडीपी हमारी 257 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है। अगर 2-3% हो तो क्या यही हल है, या फिर कोई और हल इसका है जिसके ज़रिए गरीब आदमी भी सोच सकता है कि वो अपना इलाज करवा पाएगा? इसी वाले से बात करेंगे। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर नसाका, हर्बलिस्ट। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आप। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर नसाका, आप पाकिस्तानी हैं या जापानीज़ हैं? आपका नाम? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान हूँ। माशाअल्लाह।
अब जहाँ तक सवाल रहा कि नशा का, तो देखिए दुनिया में हम बाप के नाम से पुकारे जाते हैं। जी जी। दुनिया में आप और मैं सभी बाप के नाम से पुकारे, आखिरत में हम माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। जी जी। तो मैंने अपने माँ का नाम, दुनिया में भी मेरे को मेरी माँ के नाम से पुकारा जा रहा है। मेरा नाम है नासिर सलीम और मेरी माँ का नाम है सारा खातून। तो N से नासिर, S से सलीम, S से सारा और K से खातून, नासिर सलीम सारा खातून। तो ये नाम बन गया नशा का। तो नशा का वेल सेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जब हम हेल्थ केयर बजट की बात करते हैं ना, तो हुकूमत हर बजट में हम देखते हैं कि 1% भी GDP का एलोकेट नहीं किया जाता। अब गरीब आदमी इलाज करवाए तो कहाँ से करवाए? जो सरकारी अस्पतालों में जो हालत है, जो हालत ज़ार है, रोना आता है देख के। सही है। ये बताइए, गरीब आदमी अपना इलाज करवाने के लिए जाए तो जाए कहाँ डॉक्टर साहब? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जो लीवर ट्रांसप्लांट की अभी आपने बात किया, ये इंडिया में 80-85 लाख और चाइना में 1 करोड़, अमेरिका में 1.5 करोड़ या कनाडा में या बरतानिया में ये इतना लगता है। लिवर ट्रांसप्लांट का अगर इलाज करवाना हो, हाँ, तो कम से कम कोई 80-85 लाख, 1 करोड़ के करीब लगता है। हाँ, तो ये पाकिस्तान की गरीब जो आबादी है, हाँ, ये अफोर्ड नहीं करते, वो तो मर जाते हैं। जाहिर बात है, उनके पास है नहीं, तो खाने के लिए नहीं है। हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है, खाने के लिए नहीं है, तो इलाज कहाँ से कराए? इसी को हमने देखते हुए मैंने, और शुरू से यही काम कर रहा हूँ, हर्बल की दवा से कैंसर जो है, कैंसर है क्या? कैंसर इज़ ए फंगस। एक दूसरी बात है, कैंसर वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो दुनिया में आ रहा है, उसको भी कैंसर है। बोले आप बोलेंगे ये कैसे? कि कुव्वत मुदाफ़ित, इम्यूनिटी पावर जो आ रहा है दुनिया में, अगर उसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो कैंसर नहीं है। अगर उसकी इम्यूनिटी पावर यानी कुव्वत मुदाफ़ित अगर कमज़ोर है तो ज़ाहिर है उसको कैंसर हो, कोई ना कोई बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, ये क्या इसका ताल्लुक कोई मेल न्यूट्रिशन से है? इसलिए कि अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं वो तो खुराक का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं ना, देख सकते, खा नहीं सकते, मिल नहीं सकता। तो इसी के लिए मैंने फ्री ऑफ कास्ट जड़ी बूटियों से हमारे मुल्क में या दुनिया में इस कैंसर के लिए सिर्फ केमोथेरापी और रेडिएशन के बारे में थोड़ा मैं समझा दूँ। रेडिएशन है क्या? पैसे कितने लगते हैं? हाँ सुनिए, पैसे तो बहुत, रेडिएशन है क्या पहले समझ जाए, पैसे के बारे में बात। रेडिएशन क्या है? यूरेनियम एक धातु है जिससे एटम बम बनता है। जी जी। एटम बम जो छोड़ा गया, डाला गया हिरोशिमा में, आज भी वहाँ पर एटम बम से जो तबाही हो रही है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, असरात बाकी हैं भी, असरात बाकी हैं। अब ये देखिए, ये यूरेनियम अगर आप अपने जेब में रख लेते हैं तो आपके कपड़ा तो जलेगा, गलेगा, और आपकी चमड़ी भी गला देगी, जो क्योरेबल नहीं है। हमारी बॉडी में खून भी है और पानी भी है, ब्लड भी है और पानी भी है। अगर पानी नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ब्लड नहीं होगा तो एनीमिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो आप रेडिएशन दे रहे हैं, आप ये तो नहीं, आप एक कैंसर को हाईलाइट कर रहे हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं कि साहब ये हमने कर दिया, उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि उसके टिश्यूज़ डैमेज हो गए, उसके सेल डैमेज हो गए। अब ये असरात जो खून में और पानी में गर्दिश कर गए। अब आप एक गिलास पानी रखा है मेरा, मैं बोलता हूँ इसमें जहर डाल दीजिए, तो इससे निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो आपकी बॉडी में जब यूरेनियम, जिसे हम रेडिएशन देते हैं, कैंसर को तो हाईलाइट कर वहाँ पर मार रहे हैं, यानी ख़त्म कर रहे हैं, मगर उसकी बॉडी में जो असरात चले गए हैं, वो खून में और पानी मिल गए। अरे साहब हमने तो कैंसर मार दिया, ख़त्म कर दिया, तब तो नहीं है। अब वो जो खून में गर्दिश कर गया, वहाँ पर एक छोटा सा सुराख होगा, पानी निकलेगा, और पानी निकलने के बाद फिर वो बड़ा बन जाता है, फिर उसमें से पानी रिसता है, पस से निकलता है, ब्लड निकलता है,
फिर उसके बाद वो बदबू आने लगती, फिर उसके बाद उसमें जब ऑक्सीजन चले जाती है अंदर तो ख़त्म। ऑक्सीजन का काम जलाना है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं दुनिया में जो बेतहाशा पैसे लेते हैं, अमीरों से तो पैसे लेते ही हैं लेकिन गरीबों से भी पैसे वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, अमीर गरीब तो जा ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे भी तो अस्पताल हैं जहाँ ये कहा जाता है कि जी गरीब आए उनसे या तो कम पैसे लिए जाएंगे या पैसे ना लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे तो रेडिएशन के जरिए जो इलाज किया जाता है, हाँ, तो वो देखिए केमो के हद तक तो सही है। जो केमो में बाल और नाखून झड़ जाते हैं इसका तो हम रोक सकते हैं, इसका असर, मगर रेडिएशन जहाँ पर आ जाती है, रेडिएशन की बात, तो वो हम नहीं निकाल सकते। तो ये जो दुनिया भर में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, मिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स कमा रहे हैं, वो ज़ाहिर जो मरीज़ आते हैं उनसे फ़ी चार्ज कर रहे हैं, तो वो फ़ी भी लेते हैं और फिर रेडिएशन के ज़रिए उस इंसान का ख़ात्मा भी कर देते हैं। खात्मा ही कर देते हैं। ये रेडिएशन होने के बाद फिर कोई दवा इफ़ेक्टिव नहीं है, और बोलना तो नहीं चाहिए, बहरहाल इसके अलावा इनके पास कोई इलाज भी नहीं है। और हर्बल में 1000 जड़ी बूटियाँ हैं, हर यानी लीवर का कैंसर अलग है, ब्रेन का कैंसर अलग है, यूट्रस का कैंसर अलग है, सबके अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं जिससे क्योर हो जाता है। अच्छा, जड़ी बूटियों के हवाले से जब मैं भारत की मार्केट को देखता हूँ, भारत में एक तो है ना एलोपैथिक मेडिसिन वो बनाते हाँ, भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, 15-20 अरब डॉलर की उनकी बरामदात हैं दवाओं की। लेकिन वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर्बलिस्ट भी, हर्ब्स के ज़रिए भी, जड़ी बूटियों के ज़रिए भी बड़े पैमाने पे दवाइयाँ बन भी रही हैं और दवाइयाँ वो बरामदात भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये हर्ब्स जो हैं, जड़ी बूटियाँ हमारे मुल्क में है नहीं या हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी, क्या सिलसिला? नहीं, देखिए सब पे दुनिया में हर यानी जगह की क्लाइमेट अलग अलग है। जी। उस हिसाब से अल्लाह ताला ने वहाँ पर जड़ी बूटी, पौधे, रेप्टाइल्स सब पैदा किए हैं। हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा हींग खाई जाती है इंडिया में, उसके बाद मलेशिया में, जहाँ और ये होती कहाँ है? हमारे पाकिस्तान में होती है, फ्रंटियर में होती है, तो KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर होती है हींग, और बहुत सारी, और लिकोराइस जिसको हम मुलेठी कहते हैं, ये भी हमारे मुल्क में होती है और इंडिया में होती है, हमारे मुल्क में। तो ये चीज़ तो हम, और कई जो जड़ी बूटियाँ हैं जो इंडिया में होती है, मलेशिया में होती है, इंडोनेशिया में होती है, जापान में होती है, सब जगह की अलग अलग क्लाइमेट है, उस हिसाब से वहाँ से हम मंगवाते भी हैं और उसको हम अपनी दवाइयाँ बना के, कैंसर है, लेट स्टेज कैंसर, ये पॉसिबल है कि कैंसर का इलाज है जड़ी बूटियों से होता है, हो रहा है, हम कर रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया में और भी ममालिक में हो रहा है, हो रहा होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी इसी में लगाया। 1929 की मेरी पैदाइश है, जब पाकिस्तान बना तो मैं जवान था, और आज भी मैं अपने आप को जवानी समझता हूँ। जिस दिन मैं समझ लिया कि मैं बुढ़ा हो गया तो मैं 10-15 फ्लोर बगैर लिफ्ट के जाता हूँ। जी। और यही है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो जड़ी बूटियों के ज़रिए कैंसर का इलाज किया जाता है, वैसे तो ज़ाहिर है कैंसर के इलाज के लिए बहुत पैसे लगते हैं, ये क्या हुकूमती सतह पे कभी कोई इस तरह की कोई पॉलिसी आई कि जी चलें ठीक है, एक तो कैंसर अस्पताल हैं जहाँ चाहे मुफ्त में इलाज हो या पैसे दे के इलाज हो, क्योंकि हुकूमत जब बजट की एलोकेशन करती है तो GDP की परसेंटेज एक एलोकेट करती है बेसिकली, तो क्या हुकूमती सतह पे कभी कोई ऐसी पॉलिसी आपके नज़र से गुजरी कि उन्होंने कहा कि जी इस चीज़ को भी प्रमोट करें ताकि हमारे मुल्क में, देखें ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ या अस्पतालों के हवाले से बात करें तो जब बड़े शहरों में ही, कराची शहर जैसे बड़े शहर, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर जैसे शहरों में ही इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जब ना हो तो वो जो दही इलाके हैं वहाँ का तो हम सोच भी नहीं सकते ना। सवाल ही हुकूमत की तरह से कभी आपके याद पड़ता है कि कभी कोई ऐसी पॉलिसी आई हो कि जी हर्बलिस्ट को हर्ब्स के ज़रिए, जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज मुआवजा शुरू किया जाए, या हुकूमत की कोई सपोर्ट वगैरह? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ना किसी हुकूमत ने, इतनी हुकूमत गई, किसी ने इस तरफ सोचा भी नहीं। तो कैसे हो सकता है? प्रमोशन
हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही है। बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए हम अपना सेल्फ लोगों को इलाज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर का। वो कैंसर जो डॉक्टर, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास वो पेशेंट आए जिसको डॉक्टर जवाब दे दिया है अब इसका इलाज नहीं है, अब सिर्फ दुआ करें, हमारे पास इसका इलाज नहीं। आप पैसे नहीं लेते? पैसे एक चाहे पैसा पाकिस्तान के किसी भी कोने से आए, गांव से लोग आ कहीं जाएं, से आए। यहाँ तक कि अमेरिका में एक पेशेंट गया, उसने ट्रांसप्लांट की बात किया लीवर का वहाँ पर ख़राब, तो उन्होंने बोले कि डॉक्टर नसाका पाकिस्तान में उनसे बात की। मैंने बोले रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं दवा भेज दूंगा। उन्होंने मैंने लिख के भेज दीजिए मेरे पास कि डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट की बात किया, लीवर ट्रांसप्लांट की। आ गया मेरे पास। मैंने ठीक है, मैंने यहाँ से दवा तो जा रहे थे DHL वगैरह से जाते हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये बोलना चाह रहा हूँ इस पाकिस्तान में कि जो जितने भी DHL हैं, फेडेक्स है, TNT है, जितने भी हैं, ये सब अगर अब दवा आती है तो अपनी मर्जी के पैसे लगा देते हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ हुकूमत को कि इन DHL को, ना DHL का नाम ले रहा हूँ, फेडेक्स का नाम ले रहा हूँ, ये मनमाने अब अपने पैसा लगा देते हैं, जबकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम बात करें, जैसे हम इलाज मुआवजे की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, अमेरिका में तो देखें जब बजट एलोकेट होता है, अमेरिका का सदर खुद बड़ा ही जो ना फ़ख्र महसूस करता है कि जी हमने हेल्थ केयर का बजट इतना बढ़ा दिया है ताकि हमारे मुल्क में लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात हो। बिल्कुल सही। फिर वहाँ के जो फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस तरह फाइनेंस से जो रिलेटेड लोग हैं वो भी इस चीज़ पे काफ़ी काम करते हैं। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री भी काफ़ी आगे बढ़ती है ताकि मुल्क में जब लोग सेहतमंद होंगे तो मईशत में इजाफा होगा, मईशत में बेहतरी होगी ना। जब इंसान बीमार होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कैंसर के हवाले से तो आपने बता दिया है, जो लिवर ट्रांसप्लांट की आप बात कर रहे हैं, ये भी ज़ाहिर एक बड़ा ही बहुत ही महंगा इलाज है, बहुत महंगा। हमारे मुल्क में जब मैं देखता हूँ, अभी मैं आपको बताऊँ कि रिसेंटली हमने थर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें सुनी थी। थर गए, वहाँ हमने देखा कि बहुत सारी औरतें तो डिलीवरी के से पहले अस्पताल ही नहीं जाती और अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से फिर उनकी डेथ हो जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला है, बिल्कुल सही, कि ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है देही इलाकों में, कि वो अपने गांव से उस मरीज़ को ले जाएं। हुकूमती सतह पे अगर कोई इक़दाम किए जाएँ तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन देखिए 60% हमारी आबादी गाँव देहात में रहती है। अब जब एक गाँव से कोई औरत अगर फॉर एग्जांपल डिलीवरी का केस है लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत बिल्कुल ही मुहैया नहीं है, तो उसकी वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। यहाँ अगर हम शहर कराची में बात करें तो शहर कराची में आपको लगता है कि देखिए एम्बुलेंसेस तो सर्विसेज हैं काफ़ी, लेकिन क्या ऐसी एम्बुलेंस सर्विस, ऐसी एम्बुलेंस बहुत अच्छा आपने जिसमें कि एम्बुलेंस के अंदर ही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, उनकी डिलीवरी। देखिए आपने सोचा, इससे पहले ही मैंने ये काम, आपने सोचा जी, इससे पहले मैंने ये काम कर दिया हूँ। यानी मेरी वो एम्बुलेंस इस पाकिस्तान में, ऑपरेशन थिएटर भी उसी में, नॉर्मल डिलीवरी भी उसी में होगी, ऑपरेशन भी उसी में होगा। और पैसे कितने लेंगे? कोई पैसे नहीं, बल्कि वहाँ डिलीवरी होगी तो उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में 1000-2000 रुपये रख कर आएंगे। यानी यहाँ से हमारी एम्बुलेंस जाएगी, फुल्ली एक्यूप्ड, ऑपरेशन उसी में होगा, नॉर्मल डिलीवरी भी उसी में होगी, और वहाँ पर जब होने के बाद उसके हाथ में पैसे भी रख कर आएंगे। गांव देहात की बात कर रहा हूँ, जैसे मलीर है, लांडी है, कोरंगी है, सरजानी है, न्यू कराची है, जहाँ गरीब आबादी रहती है, तो उनके लिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि इसे, एम्बुलेंस मेरी तैयार है, लेडी डॉक्टर को मैंने अपॉइंट कर लिया, नर्सेस को मैंने अपॉइंट कर लिया, आया को मैंने अपॉइंट किया, जनरेटर ऑपरेटर को अपॉइंट किया। एम्बुलेंस के अंदर ही जनरेटर भी होगा? हाँ, जनरेटर, हाँ, और डबल AC है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, तो क्या कोई डोनेशंस वगैरह लोगों से लेते हैं आप? बिल्कुल किसी ने कोई डोनेशन नहीं किया और डोनेट नहीं किया किसी चीज़ को। एक हमारे दोस्त हैं, जैसे मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो हमारे साथ होते हैं,
और हम उनके साथ मिलकर काम अच्छा, कर रहे जैसे हैं। आपने कुछ जगहों की, कराची के कुछ जगहों की बात की आपने, जैसे मलीर की बात की, लांडी की बात की, सुजानी की बात की, अब यहाँ पे और कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, इन इलाकों में भी बड़े अमीर लोग रहते हैं, लेकिन जाहिर है इन इलाकों में गरीब लोग भी, और गरीब लोग तो कराची के हर जगह रहते हैं ना, डिफेंस में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं। अब इन लोगों को ये जो सहूलियात वगैरह हैं, आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पे इस तरह की चीज़ पहले आनी चाहिए थी कि हुकूमत जब बजट एलोकेट करती है, हुकूमत ये कहती है कि जी टैक्स तो दें आप, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने के लिए बात भी की जाती है, डायरेक्ट टैक्स भी चार्ज किए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी चार्ज किए जाते हैं। एक गरीब आदमी जब कोई चीज़ लेने के लिए जाता है तो जो भी चीज़ उसने ली, अगर चाय का एक कप भी पिया तो उस पर भी ज़ाहिर पत्ती वगैरह उस पर भी टैक्स एक्चुअली इनडायरेक्टली उससे चार्ज कर ही दिया जाता है। लेकिन हुकूमत ने, आपके ख्याल में एक इंडिविजुअल, आपने तो सोचा, लेकिन हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि यार बड़े शहरों में कम से कम और नहीं तो कोई 10-15 ऐसी एम्बुलेंसेज हों कि ये जो डिलीवरी के केसेस हैं जिसकी वजह से औरतों की जान चली जाती है, बच्चे मर जाते हैं, लोगों को सहूलियात मुहैया नहीं है, कि भाई ऐसी एम्बुलेंसेज स्टार्ट कर दें शहर कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, गांव देहात में भी इस तरह का कोई सिस्टम थोड़ा बहुत शुरू कर दें ताकि ये मामला तो ठीक हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपने सोचा, मैंने ये स्टार्ट कर दिया। आप मेरी आके देखिए, एम्बुलेंस तैयार हैं मेरे साथ। अब इसी 1-2 दिन में मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, इसे इनॉग्रेशन कर लूँ और फिर इसे करूँ और वो बताऊँ लोगों को। देखिए ऑपरेशन कितना, थिएटर इस एम्बुलेंस में, जदीद वॉशरूम भी उसी में, सब चीज़ उसमें, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पर भी लेके चले जाइए। फिर दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसके कोई चार्जेस भी? 1 रुपया भी चार्जेस नहीं किसी के पास। जाएगी गाड़ी कराची, इंटीरियर, सिंध, सब जगह जाएगी। अभी तो मेरे पास एक एम्बुलेंस है, अब दुआ करिए कि एक 8-10 हो जाए तो मैं कर लूँ। डॉक्टर साहब, आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हेल्थ केयर के हवाले से, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान में हेल्थ केयर के हवाले से जो बजट एलोकेट किया जाता है हुकूमत की तरफ से, वो क्या काफ़ी है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या ऐसे नए इक़दाम किए जाने चाहिए जिसके ज़रिए गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचे। फिर दवाओं की कीमतों के हवाले से बात की जाती है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अद्वियात की कीमत पाकिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन फार्मा कंपनीज़ जितनी भी हैं पाकिस्तान में, कोई 600 के करीब हैं, वो ये कहती हैं कि जी अद्वियात की कीमत अगर आप कंपेयर करें नेबरिंग कंट्री से, दुनिया से कंपेयर करें, तो पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम है। ख़ासतौर पर लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी लाइफ सेविंग ड्रग्स की शॉर्टेज भी हो जाती है पाकिस्तान में, और फिर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। डॉक्टर नसाका, ये फरमाइएगा कि जब हम लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करते हैं, वो दवाएं, वो अद्वियात जिसके ज़रिए इंसान की जान बच सकती है, हम अक्सर अगर हम इस हवाले से बात करें तो इंसुलिन्स की बात की जाती है, इंसुलिन्स, और इसके अलावा एंटी कैंसर ड्रग्स की बात की जाती है, टीबी की बात की जाती है, एंटी एपिलेप्टिक की बात की जाती है, पोलियो, एंटीबायोटिक्स, फिर एक कार्डियोवैस्कुलर, ये जो तमाम दवाएं हैं, इनकी कीमतें आपके ख्याल में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं, या जो कीमतें चार्ज की जा रही हैं वो हैं वही हैं जो दुनिया भर में चार्ज की जा रही है, या फिर ये फरमाइए कि क्या हुकूमती सतह पे कुछ इक़दाम किए जाने चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी लाइफ सेविंग मेडिसिन हर्बल की हो या एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, इसमें जो ड्यूटी लगा देते हैं उससे एग्जम्पशन मिलना चाहिए और इसकी ड्यूटी को मिनिमाइज कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये होना चाहिए। क्यों कि आज वो हैं, कल आपके घर से भी, क्योंकि एक आदमी बीमार होता है घर में, एक आदमी, उसकी सारी फैमिली डिस्टर्ब रहती है। बिल्कुल ठीक, एक आदमी, बिल्कुल ठीक। एक को कैंसर होता है घर में, सारी फैमिली, सारे रिश्तेदार उनके होते हैं। कम से कम यही सोच ले हुकूमत कि हमारे घर में भी कल उसके पास है तो आज हमारे पास भी हो सकता है। तो इसलिए इसे ड्यूटी को ख़त्म कर देना चाहिए। आप मिस्त्री में जो हम कपड़े पहनते हैं उस इसमें तो आपने एग्जम्पशन दे दिया, और जहाँ मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं उसमें आपने ड्यूटी ज़्यादा लगा दिया। तो इसको एग्जम्पशन होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए।
अंडरस्टैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपना अगर दवाओं की बनाने के हवाले से बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो खाम माल है वो हम 70% से ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में, चूँकि आप तो इस फील्ड से हैं, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है कि रॉ मटेरियल की खुद जनरेशन हो यहाँ पे? देखिए, क्लाइमेट के हिसाब से तो नहीं हो सकती। क्लाइमेट के हिसाब से आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जब करना है तो उसकी ड्यूटी को ख़त्म करना होगा, जब तो आपके यहाँ के मुल्क के लोगों को बड़ी आसानी से सस्ती मेडिसिन मिल सकती है। अदरवाइज राइट। दुनिया में जब हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री है दुनिया में, वॉल्यूम कोई 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का है, यानी 1 खरब 1 खरब अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का वॉल्यूम, यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फार्मा की जब हम बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हम अक्सर बात करते हैं कि ऐसी भी बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं है। अब पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसी कोई दुनिया में बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं, जैसे ख़ास तौर पे हराम मगज़ के हवाले से बात किया? जी हाँ, मैं हराम मगज़ के हवाले से बता रहा हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसका दुनिया में इलाज नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी आपके पट्टे नाकारा हो गए, जो आपके नाक के ऊपर मक्खी बैठी है, आप नहीं हटा सकते क्योंकि आपके मसल डैमेज हो गए। तो जब आपके पट्टे ही नहीं काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है आदमी चाहिए। तो इसका इलाज मैं करता हूँ। दुनिया में इसका इलाज नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो क्योर हो गए हैं और कोई पैसे नहीं लिया और सब क्योर हो गए। एक अभी रिसेंटली 2 पेशेंट ऐसे हैं जो अभी मैंने इलाज किया 1 महीने 15 दिन के अंदर, जिनके एक्सीडेंट हुआ और उनके हराम मगज़ डैमेज हो गया। डॉक्टर ने उनको कह दिया कि बस ये ज़िंदगी भर बेड पे रहेंगे, उठ नहीं सकते। एम्बुलेंस में मेरी क्लिनिक पे लाया गया, मैंने उसे दिया। आज अल्लाह का एहसान है, करम है कि बिल्कुल अब वो चल फिर रहे हैं बगैर पैसे के। बगैर पैसे के, कोई पैसा नहीं। आप उनके इंटरव्यू मेरे रिकॉर्ड हैं, आप उनको देख लीजिए। और वैसे ही लीवर ट्रांसप्लांट का भी है, वो भी सही हो गया। अच्छा, जड़ी बूटियों का अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जैसे हम भारत की बात करें, तो भारत में तो खैर बड़े वॉल्यूम पे अगर 8 अरब डॉलर की सिर्फ उनकी, तो पाकिस्तान में तो एज सच मुझे ये एक, जैसे कहते हैं ना कि फॉर्मलाइज्ड इंडस्ट्री नज़र नहीं आती कि फॉर्मल तरीके से इस इंडस्ट्री को डेवलप किया जाता है। हर्ब्स के हवाले, जड़ी बूटियाँ बोलती भी हैं क्या ऐसा? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवा जो बनी है, मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जड़ी बूटी बोला करती थी, मैं इस मर्ज़ की दवा हूँ, मैं इस मर्ज़ की दवा हूँ। हज़रत हकीम लुकमान ने उनको दवा की शक्ल दी। तो शुरू से यही जड़ी बूटी चल रही है। अब फिर जब कुछ टाइम हुआ तो एलोपैथिक ने उसे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसको केमिकली रिएक्ट किया। जब जो चीज़ केमिकली रिएक्ट हो जाती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो क्या इससे हम ये समझें कि जितनी भी दवाएं बन रही हैं, जिस भी फैक्ट्री में दवा बन रही है, वो दवा एक्चुअली बनती उन्हीं जड़ी बूटियों से ही है, लेकिन उसमें कोई ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से वो ज़रा इम्पैक्ट जल्दी आता है? जी जी, बिल्कुल जल्दी आता है, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड हैं, तो वो जल्दी से आपको यानी वो कर देती है। हाँ, ठीक कर देते हैं। हाँ, दर्द हमारा सही हो गया। मगर फिर कुछ अरसे के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। वो केमिकली रिएक्टेड है। अब जड़ी बूटी जो बोलते हैं कि यार साहब जितने ये तो हर्बल दवाएं, जड़ी बूटी कभी एक्सपायर नहीं होती। पहाड़ में हो, सहराओं में हो, कहीं पर भी हो, उसमें बारिश भी पड़ रही है, उसमें धूप भी पड़ रही है, उसमें बर्फ़ भी पड़ रही है, सालों पड़ी है। और फिर वहाँ से आने के बाद फिर ये पंसारी के पास आती है, सालों यहाँ रहती है। तो एक्सपायरी का वहाँ सवाल नहीं होता। सवाल वहाँ होता है जब केमिकली रिएक्ट हो जाती है। कुदरती चीज़ को एक को आप करके बनाया आपने, केमिकली रिएक्ट करके, तो वहाँ एक्सपायर होती है दवा। फिर कुछ दिन के बाद वो असर नहीं करती। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो दवाएं बनाती हैं, बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स की दवाएं बनाती हैं, एक्सपोर्ट्स भी उनकी बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स की है,
अफ्रीकन कंट्रीज़ उनके लिए एक बड़ी मार्केट है, इसलिए कि वहाँ पे मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर नई नई बीमारियाँ सामने आती हैं कि ज़िका वायरस हो गया, मैड काउ डिजीज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ये बताइए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया में, अगर हम टॉप 10 फार्मा मैन्युफैक्चरर्स की बात कर लें, तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग भी इन द डेज टू कम ये एलोपैथिक से हर्बल मेडिसिन बनाने पे ज़्यादा फोकस रखेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, ये अब हर्बल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और ये तह के अंदर जाती है और बीमारी को थोड़ा सा उभारती है। जैसे एक गमला ले लीजिए, फ्लावर पॉट ले लीजिए, उसमें आपने पौधा लगाया। अब जब पौधा लगाने के बाद आप उखेड़ेंगे तो आपको नीचे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो यही बीमारी जो आपकी बॉडी में है, कोर्टिज़ोन, जो आपने एलोपैथिक लिया है, और ये उखेड़ेगी, उखेड़ने के बाद फिर वो आपको ख़त्म हो जाएगी। इसका इलाज सिर्फ हर्बल में है, एलोपैथिक में नहीं है। किसी भी चीज़ का इलाज हर्बल में, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। राइट डॉक्टर साहब, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं फार्मा मैन्युफैक्चरर्स, इनकी अगर हम देखें तो ये मशीनें इंपोर्ट करते हैं दुनिया से। फिर एक कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री में BMR का, कि जी BMR आप करें इसलिए कि जब बैलेंसिंग होगी, मेंटेनेंस होगी, रिप्लेसमेंट होगी, तो होगा ये कि जो पुरानी मशीनें हैं वो आप हटा देंगे, नई मशीनें आप इंपोर्ट करेंगे। जब मशीनें इंपोर्ट की जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़ाहिर है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये वो जो हर्बल मेडिसिन है, जो हर्ब से, जड़ी बूटियों से दवाएं बनती हैं, उनके लिए भी दुनिया भर से मशीनें इंपोर्ट की जाती हैं? इसका कोई सिलसिला? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे मुल्क में, लाहौर में इस किस्म की मशीनें बन रही हैं और हम उसे वहाँ से मंगाए हैं। लाहौर में बन रही हैं? हाँ, बन रही हैं। कैप्सूलिंग की, ग्राइंडिंग की, ये सब मशीन यहाँ पर हमारे मुल्क में बन रही है। माशाल्लाह, गुड। यानी बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो मशीनें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यूरोपियन कंट्री से काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं मशीनें, और ये जो हम यहीं पे बना रहे हैं, कॉस्ट में डिफरेंस की बात करें तो क्या ये कहा जा सकता है कि जी अगर जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो बनाने में अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ लगते हैं, तो हर्बल मेडिसिन बनाने में तकरीबन कितने लगते होंगे? कोई डिफरेंस आके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर्बल तो बहुत चीप हैं, इनएक्सपेंसिव है। जी हाँ, जी, सस्ती है, काफ़ी सस्ती है। और वो जो एलोपैथिक दवा है जिसकी एक्सपायरी भी है, वो उसका बहुत एक्सपेंसिव है। बस यही है कि मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर्बल की तरफ आइए। ये सुन्नत यानी तिब्बे नबवी है, इसको आप करें और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। एंड अच्छा, सरमायाकारी के हवाले से आप समझते हैं कि हर्बल मेडिसिन में अब चूँकि दुनिया भर में आप कह रहे हैं कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखें तो वो भी हर्बल मेडिसिन अब ज़्यादा बेसिकली फोकस रखेंगे, फोकस कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पे हो या ना हो, लेकिन जो लोकल हमारे सरमायाकार हैं वो क्या इस तरफ जाएंगे कि जी अब हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए हम प्लांट्स लगाएं और इसको हम बढ़ावा दें? मगर उसकी जानकारी उनको चाहिए। बिल्कुल। अगर उसके फार्मूलेशन है, अब हम 10 जड़ी बूटियाँ मिला के एक कैंसर की दवा बनती है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ये यूट्रस कैंसर के लिए, ये लीवर कैंसर के लिए, सबकी अलग अलग दवाइयाँ बनाएं। तो इसकी जानकारी होगी तो बनाएंगे, जब नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, ये होना ज़रूरी है। और हमारे मुल्क में ये ऐसी कोई तालीम नहीं है कि जो करें। है, ठीक है, मगर वो सिर्फ बुकिश नॉलेज है उनके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज किसी के पास नहीं है। बुकिश क्यों कि 12-14 साल मैं जंगल में रहा हूँ, 12-14 साल, और मैंने नाखून देखना वहीं से सीखा। नाखून के ज़रिए डायग्नोसिस मुझे सीटी स्कैन या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाखून दिखा दीजिए, मैं सब उसके सारी चीज़ बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि दुनिया भर में जब डायग्नोसिस की हम बात करते हैं तो उस पर भी ठीक ठाक पैसे लगते हैं, और इलाज के हवाले से भी हुकूमत को कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हुकूमत
गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे, बजट आने वाला है, उसमें कुछ एलोकेशन को बढ़ाए, ताकि जब हमारी कौम सेहतमंद होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हुकूमत क्यों सोचेगा जब इतने लोग यहाँ पर सरमायादार हैं, पैसे वाले जो लगा रहे हैं, उसे क्या ज़रूरत है सोचने? अच्छा वो क्यों सोचेगी, बताइए क्यों सोचेगी? नहीं, लेकिन हुकूमत का ये तो काम है ना डॉक्टर साहब कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर है दुनिया भर में ऐसा होता है ना कि स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। बनती तो है, वो अपनी जगह। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, बिल्कुल असल चीज़ ही यही है, अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होगा और खौफ खुदा होगा और अल्लाह की मखलूक के लिए वो खिदमत के लिए करेगा। तो मैंने अपना मकान नर्सरी का 3.5-4 करोड़ का बेच के मैंने लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। अभी 75 लाख रुपया लगाया है ये एम्बुलेंस वगैरह की इसके लिए बना के, और फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करूँगा और कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और मेरे बाद अगर कोई मुझसे सीख जाएगा तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स क्या इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में एंटीबायोटिक्स का कोई क्या वाकई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये दवाएं नहीं होंगी या इसी तरह चलता रहेगा? एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ शक्लों में आएंगी हमारे सामने। देखिए वो तो आ ही रही हैं, और हम जड़ी बूटी जो एक एंटीबायोटिक के हवाले से बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। इंडोनेशिया में एक हल्दी ऐसी है इंडोनेशिया में जिसे एंटीबायोटिक की जगह में हम इस्तेमाल करते हैं उसका कदम। आई अंडरस्टैंड इट। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ही नहीं, किसी जड़ी बूटी का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं। अच्छा, जो फार ईस्ट के ममालिक हैं क्या उनमें ज़्यादा हर्बल मेडिसिन का रुझान ज़्यादा है? ज़्यादा है। क्या वजूहत है उसकी? इसलिए कि वहाँ पर की क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर ये चीज़ पैदा होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा। चाइना में भी ज़्यादा है, जापान में भी ज़्यादा है, सब जगह, और साउथ अमेरिका में भी ज़्यादा है। साउथ अमेरिका के कौन से ममालिक में? ब्राज़ील में में भी है, चिली वगैरह, चिली में भी है, यूरुग्वाय और पैराग्वाय और वेनेजुएला, गियाना, सब जगह है यहाँ पर। और वहाँ पे ये सिस्टम और ये जो रुझान है ये अब बढ़ा है या काफ़ी अरसे से? काफ़ी अरसे से शायद वहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा। इसकी एक वजह है। पाकिस्तान में जंगलात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी दरख्तों की कटाई बड़ी तेज़ी से हो रही है, तो उसके ज़रिए आप समझते हैं कि हम एक तो माहौल को डैमेज कर रहे हैं और दूसरा है कि जो जड़ी बूटियों वगैरह की दस्तियाबी शायद नहीं होगी और फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी सेहत पे आएगा। बिल्कुल गलत है। ये मैं आपको बता दूं, जो सफ़ेदे का झाड़ है, शायद लोगों को नहीं मालूम है, इसको लगाना चाहिए कि सेम और थोर ये शक्कर लेती है जो ज़मीनों में काश्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सेम और थोर हैं। बस उसके अतराफ में सफ़ेदे का झाड़ लगाना चाहिए, यूकलिप्टस ट्री लगाना चाहिए जिसमें वो शक्कर लेती है। बच्चों के हवाले से, बच्चों की अमवात के हवाले से अगर हम देखें पाकिस्तान में, मैंने एक दो जगह जब सर्वे किया तो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इस वक्त अगर दवाओं की हम बात करें तो दवाओं की, अद्वियात की दस्तयाबी की वजह से एक वक्त था कि अगर एक घर में 5 बच्चे थे तो मुश्किल से 2 सर्वाइव कर पाते थे, बाकी 3 जो है वो जवान होने से पहले ही इंतकाल कर जाते थे दवाओं की वजह से। अब एक तो ये कि आपकी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो रही है कि लोग देखें, जापान की भी हमने बात की ना, जापान में लोग 88 साल तक ज़िंदा रहते हैं, चाइना में भी यही है, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखें तो अब एक वक्त था कि बंदा सोच नहीं सकता था, लेकिन अब 80 साल से ज़्यादा, वो शायद दवाओं की दस्तयाबी की वजह से। इसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जाए? देखिए, जब तक हुकूमत इसमें नहीं तवज्जो देगी तो कैसे होगी बताइए। और हुकूमत पाकिस्तान की नहीं दे रही तवज्जो? मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो बोल सकता नहीं, पाकिस्तानी तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तानियों के लिए काम होना चाहिए। मेरे इस खूबसूरत मुल्क में जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल, जहाँ यंगस्टर्स पढ़ी लिखे पॉपुलेशन है, टैलेंटेड पॉपुलेशन है और मुहिब वतन है, अनडाउटेडली मुहिब वतन है, हमें बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिले, हम कहेंगे कि हम अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, तो हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है ना डॉक्टर साहब कि वो हमारे मुल्क की पॉपुलेशन के लिए
कुछ करें, ख़ास तौर पर उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो पैसा खर्च ही नहीं कर सकते, पैसा है नहीं उनके पास। है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को आप कुछ भी कर लीजिए, वो कुछ नहीं होगी। इसीलिए भाई मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, अपने मकान को बेच दिया हूँ। कौन आदमी है, कौन इंसान है कि जो अपना मकान बेच के और लोगों की खिदमत करे? एक बता दीजिए। मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा, हर चीज़ बेच दूंगा लोगों की खिदमत। बगैर कोई नाम लिए अगर आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं जहाँ हुकूमत बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है लेकिन आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं, बगैर कोई नाम लिए हुए, आप समझते हैं कि इसकी तादाद ज़्यादा है कि ऐसे अस्पताल जहाँ पे हुकूमत की तरफ से पैसा तो काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाता है लेकिन आम आदमी को उसका कोई बेनिफिट नहीं पहुँच वो तो बिल्कुल सही बात है, मिल ही नहीं रहा है, वो तो सभी देख रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि ये दवाएं मुफ्त में मिल रही हैं, हाँ, हुकूमत पैसे दे रही है, हुकूमत ने बजट एलोकेट किया हुआ है, वो प्रोविंसेस में सूबों में भी मिल रहा है, वफाकी सतह पे भी मिल रहा है और ये जो है इसके ज़रिए आम आदमी को, गरीब आदमी को दवाएं मिलेंगी, इसलिए कि हुकूमत ने अपने बजट में एलोकेशन की हुई थी। ये फ़ंड है, ये फ़ंड इसके लिए इस्तेमाल होगा। मोबाइल एम्बुलेंसेस की भी बात की जाती है लेकिन ऐसा सच कोई चीज़ दिखती नहीं है। दिखती नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे मुल्क में यही एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग जब उनका होता है तो फिर तो परेशानी होती है, फिर तो सब सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो तो फिर इलाज भी बाहर से करवाते हैं ना, इलाज वो तो है। जब गरीब का होता है तो कोई से पूछने वाला नहीं होता। ऐसे है लोग कि जो कर रहे हैं और चल रहा है ये मुल्क। फिलैंथ्रोपिस्ट, वो लोग जो इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, बाकी तो ये सच नहीं। आने वाले दिनों में कैसे आपको हालात लग रहे हैं मेडिकल सिचुएशन पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे गरीबों के लिए? क्योंकि अगर हम 200 मिलियन की पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम यही कहते हैं ना कि कम से कम 60 मिलियन तो ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। नहीं। आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि हुकूमत और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके वसाइल तो उतने नहीं होंगे जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर 3 से 4% ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, आबादी का, तो एक तो आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी, छठा बड़ा मुल्क है दुनिया में हम आबादी के हवाले से जब बात करते हैं। हम ठीक है चाइना की बात करते हैं कि 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, इंडिया की 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है, लेकिन पाकिस्तान का नंबर भी छठा बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के हवाले से हम बात करते हैं। बच्चों की अगर हम जैसे बच्चा पैदा होता है तो मेल न्यूट्रिशन के केसेस भी सामने आते हैं और फिर मेल न्यूट्रिशन तो शायद इसलिए आते हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी का मसला है, लेकिन जो बच्चों की बीमारियां हैं ख़ास तौर पे, कुछ ऐसी बीमारियां बता पाएँ जिसको हुकूमत को इमीडिएटली टैकल करना चाहिए? देखिए, जो बच्चे अभी मेरे पास आ रहे हैं जिनको हार्ट में सुराख है, पीलिया है और डिप्थीरिया है, मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार है, ये इस किस्म के केसेस मेरे पास आते हैं। मैं उनका इलाज करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे को। That's wonderful, Dr. Nisaka. It was really great having you on the show. Thank you so much. वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।